हाय स्टूडेंट, आज हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स अर्थात पी ब्लॉक के तत्व। तो पी ब्लॉक क्या होते हैं? पी ब्लॉक तत्व किन्हें कहते हैं? ऐसे तत्व जिनके संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन या अंतिम इलेक्ट्रॉन सामान्यतः पी सबसेल में प्रवेश पाते हैं, उनको पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो पी ब्लॉक तत्वों में सर्वप्रथम हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन परिवार के तत्व, नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन परिवार के तत्व पढ़ेंगे। तो नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में जो तत्व हैं, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में जो तत्व आते हैं इस समूह 15 या फिफ्थ ए के जो तत्व होते हैं, समूह 15 या फिफ्थ ए के तत्वों को हम लोग नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। इन तत्वों के अंतर्गत सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ आते हैं। तो सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और इसके अंतर्गत क्या आता है? बिस्मथ आता है। इसमें जो होते हैं इनको सामान्य रूप से हम लोग याद कर सकते हैं ना पढ़ ऐसे सब बिगड़े या नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ये तत्व इसके अंतर्गत आते हैं। तो सामान्य गुणधर्म पहले सर्वप्रथम हम इसमें जो है नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में सर्वप्रथम हम जो है इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अध्ययन करेंगे। इन चीज़ों का हमें कुछ चीज़ों का अध्ययन करना, जैसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, भौतिक अवस्था, धातु, इन सब चीज़ों का अध्ययन करना। सर्वप्रथम हम लोग पढ़ेंगे क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इन तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है NH2NP3। तो पहले हम तत्वों को लिख लेते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और विषम, ये तत्व हैं। पहले परमाणु क्रमांक 7, इसमें आप 8 जोड़ दीजिए तो अगले का पता चल जाएगा। तो 7 में 8 ऐड करेंगे तो अगले तत्व का परमाणु क्रमांक हमको पता चल जाएगा 15। फिर इसमें 18 ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 33, इसका हमको पता चल जाएगा। और इसके बाद अगले में जो है 18 ऐड कर दीजिए तो अगले का पता चल जाएगा तो हो जाएगा 51। और लास्ट में इसमें 32 ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा बिस्मथ का हो जाएगा कितना? 83। ना पढ़े ऐसे सब बिगड़े इनको। तो सामान्य रूप से इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2NP3। कुछ तत्वों का हम बता देते हैं, बाकी फिर काफ़ी बताया गया है। तो इन तत्वों का जो बाह्यतम विन्यास होता है वो NH2NP3 होता है। मतलब N मतलब आप नंबर ऑफ सेल है, कोषों की संख्या है, NH2NP3 होता है। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3 या जो है लिखा जा सकता है जिससे He मतलब 2 हो गया। और उसके बाद जो है आप लिख सकते हैं 2s2 2p3 लिखा जा सकता है। ऐसे फास्फोरस का है, फास्फोरस का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 या इसका हम लिख सकते हैं इसका नियान के बराबर, नियान यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो गया 10 और 5 15 होना चाहिए, तो यानी के बराबर, बाकी ये बच रहा है तो हो जाएगा 3s2 3p3। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बाकी जो है आप थोड़ा देख लीजिएगा, समय कम है तो आगे चीज़ें बताया जाता है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से हम 1s2 2s2 2p3 आगे ऐसे इस प्रकार से बढ़ाते हुए चले जाएंगे, एक एक सेल बढ़ाते हुए चले जाएंगे, सभी तत्वों का हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता चल जाएगा। इसके बाद सर्वप्रथम हम इसमें अध्ययन करेंगे भौतिक अवस्था का, भौतिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्मों में जो आता है वो है भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था में जो है इसमें जो नाइट्रोजन है, हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन एक गैस है, नाइट्रोजन गैस है। फास्फोरस जो है वो मोम जैसा पदार्थ है। इसके बाद नाइट्रोजन गैस है, फास्फोरस मोम जैसा पदार्थ है। इसके बाद आर्सेनिक और एंटीमनी जो हैं ये जो होते हैं ये चमकहीन कठोर ठोस हैं। मतलब आर्सेनिक एंटीमनी जो होते हैं Sb ये ठोस होते हैं, बट इसमें जो होती है चमक नहीं होती है। इसके बाद जो बिस्मथ होता है ये भी कठोर होता है, इसमें थोड़ी सी जो होती है वो चमक पाई जाती है। तो ये हो गया हमारा ये भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में सभी तत्वों का जानिए। नाइट्रोजन गैस है, फास्फोरस कैसा पदार्थ है
मोम जैसा पदार्थ है। आर्सेनिक और एंटीमनी जो होते हैं ये चमकहीन ठोस हैं, और बिस्मथ जो है थोड़ा सा उसमें चमक पाई जाती है, कठोर ठोस है। इसके बाद है धात्विक गुण, मेटालिक प्रॉपर्टी। धात्विक गुण मतलब धनायन बनाने की प्रवृत्ति, धनायन। धात्विक गुण और धात्विक तथा अधात्विक दोनों प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। अधात्विक प्रॉपर्टी, धातु बनाने का गुण मतलब धनायन बनाने का गुण और ऋणायन बनाने का गुण। तो हम लोग जानते हैं, जैसा कि आप लोगों को बताया गया है मेटालिक प्रॉपर्टी में, इसमें देखिए जैसे आपको बताया गया किसी भी समूह में यदि हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्योंकि साइज जो होती है धीरे धीरे बढ़ती जाती है। साइज जो है जैसे जैसे जाएंगे, साइज मतलब एटॉमिक रेडियस अर्थात परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है, जिसके कारण से जो धात्विक लक्षण होता है वो बढ़ता है और अधात्विक लक्षण जो होता है वो घटता है। तो सामान्य रूप से समूह में नाइट्रोजन से लेकर के फास्फोरस बिस्मथ तक जब आप जाएंगे तो यहाँ पर जो होता है ये धात्विक गुण जो होता है वो पूरी तरीके से बढ़ता हुआ चला जाता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन और फास्फोरस ये जो होते हैं ये अधातु हैं, प्रबल रूप से जो होते हैं दोनों अधातु हैं। इसके बाद जो आएगा आपका है आर्सेनिक और एंटीमनी। आर्सेनिक और एंटीमनी, आर्सेनिक और एंटीमनी ये दोनों तत्व ऐसे जो हैं ये जो होते हैं उपधातु होते हैं, और बिस्मथ जो है एक दुर्बल धातु है। अर्थात जो धात्विक गुण का बढ़ता हुआ क्रम बनेगा वो इस प्रकार से, नाइट्रोजन में सबसे कम धात्विक गुण होगा, फास्फोरस में उससे अधिक, आर्सेनिक में उससे ज़्यादा उसमें, और सबसे अधिक इसमें होगा बिस्मथ में। अर्थात जो है समूह में नाइट्रोजन से बिस्मथ तक आने में जो धात्विक गुण होता है वो बढ़ता है, मतलब समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ेगा, और इसी का अपोजिट जो है धात्विक गुण होगा। धात्विक गुण बढ़ेगा तो धात्विक गुण क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस अधातु हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातु हैं तथा बिस्मथ एक दुर्बल धातु है। इसके बाद है परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्या। तो यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्या। तो आपको बताया गया परमाणु त्रिज्या होती क्या है, आपको बताया गया है परिभाषा, एक बार फिर से आप समझ लीजिए। उसके बाद वीडियो को आपको बताया गया है किसी जो है परमाणु के नाभिक तथा उसके बाह्यतम कोश से अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को ही जो कहते हैं परमाणु त्रिज्या कहते हैं। और ये जो होता है परमाणु त्रिज्या, जब हम किसी भी समूह में जाते हैं, वर्ग में जाते हैं, तो ऊपर से जैसे जैसे नीचे आते हैं क्योंकि कोषों की संख्या में वृद्धि होती जाती है, इस कारण से जो परमाणु त्रिज्या होती है वो बढ़ती हुई चली जाती है। तो समूह में मतलब नाइट्रोजन से लेकर के बिस्मथ तक आने में जो परमाणु त्रिज्या होती है वो बढ़ती है, और जबकि जो परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसके बाद है आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। इसके बाद आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव। तो आयनन विभव जो होता है, आयनन विभव क्या होगा, तो क्योंकि आपको बताया गया है कि आयनन विभव जो होता है परमाणु त्रिज्या से अपोजिट होता है। मतलब ये है, देखिए आयनन विभव होता क्या है, बताया गया है आप लोगों को कि जो है अपने बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने में, गैसीय उदासीन विलगित परमाणु द्वारा अपने बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने में जो ऊर्जा लॉस होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोला जाता है आयनन विभव कहा जाता है। तो आयनन विभव जो होता है, जैसे जैसे देखिए क्योंकि नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए हम नाइट्रोजन के आयनन विभव की बात कर लें और फास्फोरस के आयनन विभव की बात कर लें, ये हो गया हमारा नाइट्रोजन, और यहाँ पर यही बना देते हैं हम लोग, ये फास्फोरस का बना दिया जाता है, ये हो गया फास्फोरस का। नाइट्रोजन में जो होते हैं ये, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और कितना होगा 5, और जो इसका होगा 2 8 और कितना होगा 5। मतलब इसमें कितने कोष रहेंगे, 2 कोष, और इसमें कितने रहेंगे टोटल 3 कोष। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि 2 ही कोष हैं, इसका मतलब यहाँ पर जो परमाणु त्रिज्या है वो क्या है, छोटी है, छोटी है। तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की जो पकड़ है, जो नाभिक से न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉनों की जो पकड़ है यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पृथक कर पाना बहुत ही कठिन कार्य होगा। और यदि इसमें हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक जो साइज है इसकी तुलना में बड़ी है, मतलब परमाणु त्रिज्या बड़ी है। तो यहाँ पर जो है क्योंकि दूरी ज़्यादा है, इसलिए जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होगा, इसमें फास्फोरस में नाइट्रोजन की अपेक्षा फास्फोरस में प्रभावी
नाभिकीय आवेश इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो कम होगा, जिसके कारण से यहाँ नाभिक से इलेक्ट्रॉनों की पकड़ जो होगी ढीली होगी। अब नाभिक से इलेक्ट्रॉनों की पकड़ जो है ढीली होगी, कमज़ोर होगी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को आसानी के साथ क्या किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। फिर जो है तो इसका मतलब ये है नाइट्रोजन से ले करके यदि हम बिस्मथ तक आएंगे तो ये एक तरफ से साइज जो है क्या होती हमको मिलेगी, बढ़ती हुई मिलेगी। इसका मतलब साइज बढ़ेगी तो घटेगा क्या, आयनन विभव क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब यह है समूह में ऊपर से नीचे आने पर अर्थात नाइट्रोजन से बिस्मथ तक आने में आयनन विभव जो होता है वो क्या होता है, घटता है। ठीक है। इसके बाद है विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? विद्युत ऋणात्मकता आपको बताया गया है साझेदारी में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने का जो गुण होता है वही क्या कहलाता है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। साझेदारी में जैसे मान लीजिए कोई दो परमाणु है, मान लेते हैं नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एक जो है साथ संयोजक बंधन के माध्यम से यहाँ पर इससे होता है, मान लीजिए बंधा हुआ है, तो यहाँ पर साझेदारी के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहाँ साझेदारी में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन जो साझेदारी में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने का जो गुण होता है वही विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है साइड नीचे जब जाते हैं तो घटती जाती है, साइज जो है बढ़ती जाती है, आयनन विभव जो होता है अर्थात इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को जो होता है वो कम होता जाता है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर यदि कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को आकर्षण करने की जो शक्ति है वो थोड़ी सी जो है वो क्या है, क्षीण है, कमज़ोर है। उतनी शीघ्रता से ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाएगा। इसलिए जो होता है कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो डिक्रीज होती है, मतलब क्या होती है, घटती है। आकार, क्योंकि आकार में वृद्धि होने के कारण से विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। इसके बाद है ऑक्सीकरण अवस्था। तो पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था -3, +3 और जो है +5 होती है। कहने का मतलब ये सभी तत्व जो होते हैं सामान्य रूप से -3, +3 और +5 की ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद है श्रृंखलन। श्रृंखलन का जो गुण होता है, श्रृंखलन का गुण जो है मतलब श्रृंखला बनाने का गुण, ये कार्बन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आप लोगों को पता है कार्बन में श्रृंखलन का जो गुण होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और कार्बन में श्रृंखलन का गुण सर्वाधिक बहुत ज़्यादा पाए जाने के कारण से ही जो होता है इसके मतलब ये ज़्यादातर यौगिकों का निर्माण करता है, बहुत ज़्यादा यौगिक का निर्माण करता है। और तो क्योंकि जो है कार्बन परिवार का तत्व, कार्बन के बाद यहाँ पर आ जाता है नाइट्रोजन, क्योंकि ये जो फैमिली है वो कार्बन की फैमिली के नज़दीक है, तो कार्बन में जो होता है श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। तो सभी तत्व जो नाइट्रोजन परिवार के भी जो तत्व हैं उनमें भी श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, परंतु ये जो गुण होता है, यह गुण जो होता है ये कार्बन की तुलना में इन तत्वों में बहुत ही कम पाया जाता है। सभी तत्व जो होते हैं श्रृंखलन का गुण, मतलब नाइट्रोजन परिवार के तत्व सभी तत्व श्रृंखलन का गुण प्रदर्शित करते हैं, परंतु यह गुण जो होता है वो कार्बन की तुलना में इन तत्वों में बहुत ही कम पाया जाता है। तो ये जो है ये भौतिक गुण के अंतर्गत है, जो है भौतिक गुणधर्म हो गए नाइट्रोजन परिवार तत्वों के। इसके बाद जो है यहाँ पर है हम लोग पढ़ेंगे जो है रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियाँ। इसमें है जो है यहाँ पर देखिए ध्यानपूर्वक, तो इसमें है रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियाँ। रासायनिक गुणों में जो है अब देखिए श्रृंखलन का गुण है, फिर जो है रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण में जो है हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता है। रासायनिक गुणों में सर्वप्रथम हम लोग पहले तो ये देखेंगे कि तत्व जो है किस प्रकार से क्रिया करते हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि हम नाइट्रोजन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p क्या होता है 3 होता है। नाइट्रोजन देखिए लास्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर ये, और यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है 2p3, मतलब 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका क्योंकि नाइट्रोजन का जो आकार होता है बहुत ही छोटा होता है, नाइट्रोजन का आकार क्या होता है छोटा होने के कारण से इसकी जो इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था होती है वो
ज़्यादा अस्थायी होती है, और अधिक अस्थायी होने के कारण से लगभग जो होता है नाइट्रोजन जो होता है इसकी क्रियाशीलता जो होती है वो बहुत ही कम, लगभग अक्रिय के समान व्यवहार करता है। होती है क्रियाशीलता, लेकिन इसकी जो क्रियाशीलता होती है, नाइट्रोजन की क्रियाशीलता जो होती है वो बहुत ही कम होती है। ये लगभग अक्रिय तत्वों की भांति व्यवहार करता है। तो इसमें सर्वप्रथम रासायनिक गुणधर्म है, बाकी सभी तत्व जो होते हैं अपक्रियाशील हैं, अपक्रिया करते भी हैं। तो सर्वप्रथम है हाइड्रोजन के प्रति अपक्रियाशीलता। हाइड्रोजन के प्रति मतलब हाइड्रोजन से अपक्रिया करके ये यौगिक मतलब ये सभी तत्व जो होते हैं क्या बनाते हैं। तो सभी तत्व जो होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये सभी तत्व जो होते हैं हाइड्रोजन से अपक्रिया करके MH3 प्रकार के हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। मतलब सभी तत्व हाइड्रोजन से अपक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, हैलाइड, हाइड्रोजन का हैलाइड मतलब जो है हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। इन हाइड्राइडों को सामान्य रूप से हम MH3 प्रकार का बोलते हैं, जहाँ यम जो है ये प्रतीक है। प्रतीक का मतलब यहाँ पर कोई भी तत्व हो सकता है, यम के स्थान पर यन हो सकता है, पी हो सकता है। यन मतलब यन और बगल में है क्या H3, तो हो जाएगा NH3 यन, जहाँ यम NH3। इसके बाद है पी रख सकते हैं तो हो जाएगा PH3। इसके बाद है AS तो हो जाएगा ASH3। तो सभी तत्व जो होते हैं हाइड्रोजन के प्रतिक्रियाशील होते हैं और सभी तत्व जो होते हैं MH3 प्रकार के जो है हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। इसमें जो है जो नाइट्रोजन का हाइड्राइड होता है उसको हम लोग अमोनिया, फास्फोरस का जो होता है फास्फीन मतलब अमोनिया, फास्फीन, आर्सीन, स्टेबीन SbH3, और जो बिस्मथ का होता है BiH3 इसको हम बिस्मथीन कहते हैं। तो सभी तत्व हाइड्राइड का निर्माण करते हैं और इन हाइड्राइडों को, जो इनके हाइड्राइड हैं उनको हम कहते हैं अमोनिया, फास्फीन, आर्सीन, स्टेबीन और क्या है बिस्मुथीन। ये जो होते हैं ये सभी तत्वों के क्या हैं, हाइड्राइड हैं। तो ये सभी तत्व जो हैं हाइड्राइड का निर्माण करते हैं और इन हाइड्राइडों की कुछ जो है गुण भी होते हैं। ये जो हाइड्राइड है इनका गुण भी होता है। तो इनके जो हाइड्राइड हैं, हाइड्राइड के गुण के बारे में पढ़ेंगे, जिससे मतलब NH3 का गुण, PH3, SH3, SbH3, ये सभी की कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो सर्वप्रथम है हाइड्राइडों की गुणधर्म में, इसमें जो है तापीय अपघटन, क्या है तापीय अपघटन मतलब ताप जब इनको मिलेगा NH3, PH3 इन सभी तत्वों को ताप मिलने पर क्या होगा। तो तापीय अपघटन जो है, ताप हाइड्राइडों का जो है तापीय स्थायित्व जो होता है वो NH3 से लेकर के BiH3 तक बढ़ता है। मतलब सॉरी क्रमशः जो है बढ़ता नहीं बल्कि क्या होता है घटता है। मतलब जब भी इनको टेम्परेचर दिया जाता है, जैसे अमोनिया को टेम्परेचर दिया जाए, फास्फीन को दिया जाए, स्टेबीन को दिया जाए, बिस्मथीन को दिया जाए, तो ये क्या होता है कि मतलब ये है कि NH3 का अपघटन करने में ज़्यादा एनर्जी होगी, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसके बाद जो होगा फास्फीन को जो होगी उससे कम, इसको उससे कम, इसको, और बिस्मथीन जो होगा उससे सबसे कम होगा। इसका रीजन क्या है, इनका तापीय जो अपघटन होता है, तापीय अपघटन जो है NH3 से ले करके BH3 तक, BiH3 सॉरी बिस्मथीन तक घटता क्यों है, तो इसका रीजन वही है क्योंकि जो है इसमें देखें तो इसका जो आकार होगा छोटा है। इसका मतलब यहाँ पर जो है जो इसमें जो बंध बनेगा, मतलब आकार छोटा होने के कारण से यहाँ पर अमोनिया की जो साइज होगी वो सामान्यता जो मानी जाती है वो सबसे छोटी होती है। मतलब यहाँ से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो बीच बंध बनेगा वो ज़्यादा प्रबल होगा, ज़्यादा मजबूत होगा, और ज़्यादा मजबूत होने के कारण से जो है